Okay, lecture number 15, first year, chapter number 5, movement of inertia of a rigid body. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था I इज इक्वल टू mr²। अब अगर आपके पास रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या होगा? अगर आप देखें, दिस इज इर्रेगुलर बॉडी, ये आपके पास एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल r1 m1 m2 r2, ये आपके पास mn rn, ठीक है। तो देखिए हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मालूम करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी आपके पास जो है I1 प्लस I2 प्लस IN, आप एक एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मालूम करेंगे, ठीक है। और तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मालूम करके ऐड कर जाएंगे तो रिजिड बॉडी का आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें तो प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन है कि एक फ्लाई व्हील है और फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है IF 0.70 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर आपको बताया गया है कि अगर मैं इस पे कुछ मास रख लूं, कुछ मास में रख लूं जो कि एक्सल से r डिस्टेंस पे है, तो फिर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखिए आप अगर देखें तो आपको फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि अगर हम मास mr डिस्टेंस पे एक्सल से रख ले तो फिर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी आपके पास क्या होगा? तो ये फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले आपको दिया गया था, फिर आपने मास रख लिया एक्सल से r डिस्टेंस पे, तो जो मास गिवन है r² के साथ मल्टीप्लाई करके फ्लाई व्हील के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ऐड करें, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील आ जाएगा आफ्टर पुटिंग मास m, आफ्टर पुटिंग मास m। तो इस तरीके से आप रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मालूम करते हैं। अब यहां पर मैं ले रहा हूं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो होता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, रेडियल टेंजेंशियल एंड एंगुलर पैरामीटर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियल टेंजेंशियल एंड एंगुलर पैरामीटर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियल आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंशियल आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर पैरामीटर्स आपके पास जो है थीटा, ओमेगा, अल्फा, टार्क, एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास एंगुलर पैरामीटर्स कहलाते हैं। सो दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी आप लोग देखें rp sin थीटा इन यूनिट वेक्टर, थीटा इज 90, तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को लूं तो rp में लिखूंगा। r इज अ रेडियल पैरामीटर, p इज अ लीनियर मोमेंटम, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इसलिए sin 90 आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। p को अगर मैं mv पुट कर लूं तो rmv, ठीक है। v को अगर मैं r ओमेगा पुट कर लूं तो mr² ओमेगा। mr² को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा को आप 2 पाई डिवाइड बाई t से रिप्लेस कर सकते हैं, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई IF। तो ये सारे आपके पास एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं डबल कर जाऊं देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी डबल। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर आप टाइम ऑफ रिवोल्यूशन को डबल कर जाए तो एंगुलर मोमेंटम विल बी हाफ। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर जाए एंगुलर मोमेंटम विल बी डबल। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो यूनिट आपके पास जो है, इसके जो यूनिट आपके पास जो है दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको हम जॉल सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो जॉल सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो होते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। और मैंने आपको पहले भी बताया था
आर क्रॉस जहां पर भी आप देखें इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ, इसको मोमेंट ऑफ लिखते हैं। तो देखिए आर क्रॉस पी, तो मैं एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकता हूं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले हैं। अगर आप देखें तो हमने तमाम एनालॉग पैरामीटर्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो मैं अगर ऊपर लिख लो एनालॉग पैरामीटर्स, एनालॉग पैरामीटर्स, तो एनालॉग पैरामीटर्स आपके पास क्या होंगे? ठीक है, ये आपके पास लीनियर, ये आपके पास एंगुलर पैरामीटर्स। लीनियर पैरामीटर अगर आप एस ले ले तो एस इसका एनालॉग एंगुलर पैरामीटर थीटा आपके पास होगा। अगर आप लीनियर वेलोसिटी ले ले इसके एनालॉग आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, अगर आप लोग लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर आप मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अगर आप लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, अगर आप फोर्स ले रहे हैं, दिस इज टार्क। तो ये आपके पास एनालॉग पैरामीटर्स है। सही है। अगर आप लोग देखें, मेरे पास लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो आपके पास ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ये इसका रोटेशनल डायनामिक्स में फार्मूला आपके पास बन जाएगा। अगर मैं लिख लो वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैं रोटेशनल डायनामिक्स में फोर्स का एनालॉग टार्क और इसका आपके पास क्या होगा? थीटा। तो कोई भी एनालॉग पैरामीटर आप लिख सकते हैं। अगर आप ये देखिए एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो फोर्स का एनालॉग आपके पास टार्क है। लीनियर मोमेंटम का आपके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो टार्क इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास टार्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। और याद रखें, दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकंड लॉ इन अ रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, और ये आपको ये बता रहा है कि इफ देयर इज टार्क there will be change in angular momentum, where the time rate of change of angular momentum will be equal to the net torque on a body. ठीक है, so if there is torque, there will be change in angular momentum, where the time rate of change of angular momentum, time rate of change of angular momentum, this is equal to torque. ये आपके पास torque के बराबर होगा। और अगर मैं लिख लो change in angular momentum, this is equal to the product of torque and time. ठीक है, और इसी को ही हम कह सकते हैं this is the rotational impulse. ये आपके पास rotational impulse कहलाता है। change in angular momentum which is equal to the product of torque and time. इसको हम rotational impulse कहते हैं। torque का product time के साथ rotational impulse कहलाता है। ठीक है, और यहां पर इस इक्वेशन से मैं ये भी लिख सकता हूं टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा टी। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल आई इनटू डेल्टा टी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एंगुलर एक्सेलरेशन का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टाइम। ये एंगुलर एक्सेलरेशन। और आपको पता है इफ देयर इज टार्क देयर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी फिर आप इससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको यह कहता है इफ एक्सटर्नल टार्क इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सटर्नल टार्क आपके पास जीरो हो तो फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो।
if there is no external torque, means the body is isolated, then the time rate of change of angular momentum will be equal to 0. Change in angular momentum will be equal to 0. ठीक है, change in angular momentum will be equal to 0. Angular momentum will be equal to constant. ये भी आपके पास स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ये भी आपके पास स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ये भी आपके पास स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का. यहां से मैं लिख सकता हूं, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट देन द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. ठीक है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टाइम ऑफ रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, और इसको फर्दर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. या यहां से मैं लिख सकता हूं, ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1. ये आपके पास 1 डिवाइड बाय I1 डिवाइड बाय I2 आपके पास होगा. ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1. दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय I1 डिवाइड बाय I2. ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, या मैं लिख सकता हूं F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू I2 डिवाइड बाय I1. या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय I1 डिवाइड बाय I2. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं. ठीक है, यहां से मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाय I2. तो ये सारे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के स्टेटमेंट है. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0. Change in angular momentum is 0. Angular momentum is constant. The product of moment of inertia and angular velocity will be constant. The ratio of angular velocity omega 1 divided by the ratio of angular velocity omega 1 and omega 2 will be equal to the reciprocal of the ratio of I1 and I2. The product of moment of inertia and frequency will be equal to constant. Yeah, the ratio F1 divided by F2 will be equal to the reciprocal of the ratio I1 and I2. Reciprocal है अगर आप इसको देख लें. ठीक है, time of revolution is directly proportional to the moment of inertia. या मैं लिख सकता हूं T1 divided by T2 is equal to the ratio of I1 and I2. ठीक है, तो ये आपके पास सारे स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी 0. Change in angular momentum will be 0. Angular momentum will be constant. The product of moment of inertia and angular velocity will be constant. The product of moment of inertia and frequency will be constant. The ratio of moment of inertia and time of revolution will be constant. These all are the statement of conservation of angular momentum. और साथ में मैं इसको भी कह सकता हूँ. ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया, रेशियो ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो I1 डिवाइड बाय I2. इसमें जरूरी पॉइंट्स आपके पास जो है, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर MCQs. ठीक है, अब देखिए, अगर आपके कमरे में फैन लगा हुआ है, आपने ऑन किया, वो रोटेटरी मोशन कह रहा है, आप उसका एंगुलर वेलोसिटी मेजर करें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो अपने पास नोट करें और एंगुलर मोमेंटम नोट करें. फिर क्या करें, फिर 3 मासेस ले लें. 3 मासेस, अगर ये आपके पास फैन है, फैन, तो इस विंग के यहां पर एक मास लगा लें एक्सेस के नजदीक, दूसरा मास यहां पर लगा लें और तीसरा मास ये तीसरे विंग पे लगा लें नजदीक यहां पर. तो आपने मास रख लिया. तो अगर आपने मास रख लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इंक्रीज किया. वही फैन है, वही बिजली है. आप बिजली को ऑन करें,
ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इंक्रीज किया, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम आपके पास होगा, इट विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। ठीक है, फिर क्या करे, फिर उन मासेस को खोल ले और वो मास यहां पर लगा ले, दूसरा मास भी यहां पर, तीसरा मास भी आउटर एंड पे लगा ले। ठीक है, फिर आप फैन को ऑन करें, तो जब वो रोटेट होगा आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर और भी बढ़ा लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर इंक्रीज। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फर्दर इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी फर्दर डिक्रीज बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। ठीक है, आप एक रोटेटरी टेबल पे बैठे हुए हैं और आपके हाथों में हेवी मासेस है। ठीक है, रोटेटरी टेबल है, उस पर आप बैठे हुए हैं, आप भी रोटेट कर रहे हैं, आपके हाथों में हेवी मासेस है। रोटेशन के दौरान आपने अपने हाथों को खोल लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। आप एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन कह रहे हैं। ठीक है, आप एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन कह रहे हैं, तो रोटेशन के दौरान अगर आप अपने हाथों को इस तरह बंद करें, मींस एक्सिस के नजदीक ले आए, तो आप देखेंगे आपके एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। लेकिन रोटेशन के दौरान अगर आपने अपने हाथों को खोल लिया और पांव को खोल लिया, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। और एक कॉमन क्वेश्चन है, और वो कॉमन क्वेश्चन क्या है कि सर्कुलर मोशन के दौरान या रोटेशनल मोशन के दौरान कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम इज ओनली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, अगर आपको कोई और कंडीशन ना बताया गया हो। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, which parameter will be always constant during the rotatory motion? तो angular momentum will be always constant। ठीक है, मैं अगर एक और एग्जांपल MCQs टाइप डिस्कस करूं, ये आपके पास रोटेटरी टेबल है, ठीक है, और ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आप में से कोई आउटर एज पे खड़े हैं और ये रोटेटरी टेबल एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेटरी मोशन करता है। आप में से कोई आउटर एज पे खड़ा है और ये रोटेटरी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये रोटेटरी मोशन कर रहे हैं और रोटेटरी मोशन के दौरान आप सेंटर की तरफ मूव कर जाए, तो आपका मास भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी रोटेटरी टेबल का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसको उल्टा करूं कि आप सेंटर पे खड़े हैं, रोटेटरी टेबल की सेंटर पे खड़े हैं, और अगर ये टेबल रोटेटरी मोशन कर रहे और आप सेंटर से आउटर एज की तरफ चले जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीज बट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कुछ एग्जांपल्स है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। सही है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, आप देखिए हमने अभी पढ़ लिया कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक से। तो मैं अगर इस टी को टी डे लिख लूं, टी डे, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि डे टाइम आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगर आप r को डबल कर जाए, अगर आप r को डबल कर जाए तो डे टाइम आपके पास 4 टाइम बन जाएगा। क्या मतलब है इसका? मैं अगर अर्थ से एग्जांपल आपको दूं, अर्थ है इफ अर्थ श्रिंक एंड रेडियस r प्राइम वो हाफ हो जाए, बट मास आपके पास कांस्टेंट हो, मास आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो फिर आप ये बताया, मैं अगर इसके ऊपर MCQ लिख ले, इफ अर्थ श्रिंक एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ वेयर द मास इज कांस्टेंट, तो फिर आपके पास व्हाट विल बी द डे टाइम? डे टाइम आपके पास जो है क्या होगा? ए ऑप्शन आपके पास जो है डे टाइम 24 आवर्स, बी ऑप्शन 12 आवर्स, सी ऑप्शन 6 आवर्स, डी ऑप्शन 4 आवर्स। तो देखिए अगर आर आपके पास हाफ हो जाए, अगर आर आपके पास क्या हो जाए? हाफ हो जाए, तो डे टाइम 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो डे टाइम 24 आवर्स है, 24 आवर्स को आप 4 पे डिवाइड करें, तो 24 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 6 आवर्स दिन रात हो जाएगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम अर्थ का वो कांस्टेंट होगा। और ये क्यों 6 आवर्स का हो गया?
क्योंकि अगर अर्थ श्रिंक हो जाए और उसका रेडियस हाफ हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, एंगुलर स्पीड विल बी इंक्रीजेस, इसलिए 24 आवर के बजाय दिन रात 6 घंटों का बन जाएगा, बट द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अगर मैं ये कह दूं कि आर प्राइम आर e डिवाइड बाय √2, इफ अर्थ श्रिंक एंड द रेडियस ऑफ अर्थ √2 टाइम डिक्रीज, देन व्हाट विल बी द डे टाइम? तो √2 का आप स्क्वायर निकाले तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डे टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ। तो 24 आवर्स को आप हाफ करें, 24 आवर्स को आप हाफ करें, ठीक है। तो 24 और हाफ, तो फिर 12 आवर्स का आपके पास दिन रात बन जाएगा। सो ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए। अगर मैं एक एमसीक्यू लिख लो कि 1 किलोग्राम मास अटैच्ड with a string of length 1 meter and revolve. MCQ 1 kilogram mass attached with a string of length 1 meter and revolve on circular path with 6 radian per second for half an hour. For half an hour. Then, ठीक है, then मैं आपसे पूछ सकता हूं टार्क क्या होगा? What will be the torque? मैं आपसे पूछ सकता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? मैं आपसे पूछ सकता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? मैं आपसे पूछ सकता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? मैं आपसे पूछ सकता हूं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है। टार्क क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या होगा? ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो इस MCQ को करने का मेरा मकसद ये है कि देखिए 1 kilogram mass, 1 meter length, circular path with 6 radian per second for half an hour. इस MCQ को करने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपको स्पीड गिवन हो या कोई भी पैरामीटर गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो इसका मतलब ये कि उस टाइम में वो पैरामीटर कांस्टेंट होगा। अगर आप देखें तो आपको एंगुलर स्पीड गिवन है फॉर हाफ एन आवर, एंगुलर स्पीड आपको गिवन है फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। आपको एंगुलर स्पीड गिवन है कांस्टेंट। तो अगर एंगुलर स्पीड आपके पास कांस्टेंट होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या होगा? 0 होगा। तो अल्फा आपके पास 0, और अगर अल्फा 0 है तो टार्क 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि टेंजेंट एक्सेलरेशन आपके पास आर अल्फा के बराबर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा? L ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गिवन है, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर गिवन है, डेल्टा L डिवाइड बाय डेल्टा T 0, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0, क्योंकि टार्क 0 है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा, और L आपके पास जो है दिस विल बी इक्वल टू L ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपके पास I ओमेगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और I आपके पास जो है ML स्क्वायर ओमेगा, मास भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, ठीक है। तो आप एंगुलर मोमेंटम मालूम कर सकते हैं किस चीज से? उस इक्वेशन से आप इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है मॉडल MCQ है। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं अगर कोई पैरामीटर और टाइम गिवन हो, इसका मतलब है कि उस टाइम में वो पैरामीटर आपके पास कांस्टेंट होगा, और अगर किसी MCQ में आपको टाइम गिवन ना हो तो फिर आप यूनिट टाइम 1 सेकंड लेंगे, या डेटा में आप देखेंगे कि 6 रेडियन पर सेकंड है तो टाइम 1 सेकंड यूनिट टाइम, ठीक है। अगर 6 फॉर एग्जांपल पर मिनट हो तो फिर यूनिट टाइम मिनट आपने लेना होगा। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडल MCQ। अच्छा, ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करता है, ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ I ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर के बराबर आपके पास होगा, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर I डिवाइड बाई T स्क्वायर,
ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई स्क्वायर आई इंटू एफ स्क्वायर। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल देन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल। अगर फ्रीक्वेंसी हाफ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले है। अगर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख लें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी L स्क्वायर डिवाइड बाय 2I। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन डबल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाए। तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अगर एक बॉडी इस तरह मोशन कर रहा है कि वो रोटेटरी मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी करे, ये आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और यहां पर जो सर्कल्स वगैरह आप देख रहे हैं ये आपके पास जो है रोटेशनल है। सो ट्रांसलेटरी मोशन में, सॉरी, रोलिंग मोशन में आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है प्लस रोटेटरी मोशन। इसको बेसिकली हम कहते हैं रोलिंग मोशन, इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। और याद रखिए, ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान रोलिंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी होगा। और रोलिंग मोशन के दौरान ऑल पार्टिकल्स मूव बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास। और मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज सेंटर ऑफ मास मूव ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। ऑल पार्टिकल्स मूव बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंटर ऑफ मास ओनली मूव ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। रोटेशनल मोशन में तमाम पार्टिकल्स मूव करते अराउंड अ फिक्स पॉइंट सिवाय सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है। रोलिंग मोशन में तमाम पार्टिकल्स मूव करते हैं दोनों रोटेटरी और ट्रांसलेटरी सिवाय सेंटर ऑफ मास के, और सेंटर ऑफ मास आपके पास जो होता है वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखें। तो ये आपके पास रोलिंग मोशन में जरूरी पॉइंट्स। रोलिंग मोशन देखिए, गाड़ी का जो पहिया है वो रोलिंग मोशन करता है, या आपके पास एक व्हील है, आपने उसको धक्का दिया जमीन पे, यहां से वहां तक वो पहुंच गया, तो देखिए वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके बुक में एक चीज दिया गया है कि अगर आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पे मैं एक रिंग को ले रहा हूं, दिस इज रिंग। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्क है। एक आपके पास रिंग है, दूसरा आपके पास डिस्क है। ठीक है, तो रोलिंग मोशन के दौरान वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ रिंग क्या होगा, रोलिंग मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी रिंग का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होगा, इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं इसका एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं कि आप किस तरह वेलोसिटी को मालूम करेंगे, आप किस तरह काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। इसके लिए मैं लिख लेता हूं डिस्क, यहां पर दूसरी जगह पर मैं लिख लेता हूं रिंग, और तीसरी जगह पर मैं लिख लेता हूं स्फीयर। डिस्क, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr² है। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस इज इक्वल टू mr²। स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस इज 2 डिवाइड बाय 5 mr²।
ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, रिंग का आपके पास एम आर स्क्वायर, स्फीयर का आपके पास 2 डिवाइड बाई 5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गौर से इस बातों को सुने, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप बता सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा या टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां से, ये देखिए डिस्क में आपके पास हाफ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाफ है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशनल में लेते हैं, ये आपके पास हाफ ऑफ अ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ठीक है, हम रोलिंग मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपके पास 1 है, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1 है, यहां पर हाफ तो हमने हाफ लिख लिया, इसमें आपके पास 1 है, तो मैं लिख सकता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। रिंग अगर रोलिंग मोशन करता है तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशन का हाफ होगा। वहां पर देखते स्फीयर में देखिए 2/5 है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 2 डिवाइड बाई 5 काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कह दूं डिस्क रोलिंग मोशन कर रहा है, द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज 100 जॉल, व्हाट विल द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 50 जॉल। ठीक है, अगर रिंग रोलिंग मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इज 10 जॉल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 10 जॉल, और टोटल क्या होगा 10 + 10 20। ठीक है, इसी तरह आप वहां पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ और ट्रांसलेशनल आपके पास हाफ mv² के बराबर है। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई 4 mv² के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो आपके पास हाफ mv² के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो आपके पास 1/5 mv² के बराबर है। अगर आप इसमें पुट करें हाफ mv², 2 कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 5 mv²। ठीक है, मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टू द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 1:2, ये 1:2 के बराबर होगा। अब फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो देखिए आपके पास रोटेशनल 1/4 mv², ट्रांसलेशनल आपके पास जो है वो हाफ mv²। अगर आप इसको सॉल्व करें 3 डिवाइड बाई 4 mv², दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन, ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ठीक है, यहां पर आप लोग आ जाए। ठीक है, यहां पर आप लोग देखें काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, अगर आप इसको सम करें तो हाफ mv², क्योंकि ट्रांसलेशनल भी हाफ mv² है, रोटेशनल भी हाफ mv² है, ये आपके पास mv² बन जाएगा द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। ठीक है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी टोटल को देख लें, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, अगर आप देखिए रोटेशनल 1/5 है और ट्रांसलेशनल तो हाफ mv², तो ये आपके पास 7 डिवाइड बाई 10 mv², ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्फीयर ड्यूरिंग रोलिंग मोशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर मैं यहां पर इसका वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना चाहूं तो देखिए यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और अगर ये रोलिंग मोशन करे यहां पर आपके पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होगा। तो mgh 3/4 mv², या v आपके मास कैंसिल, v आपके पास बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 3gh अंडर दी रूट। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ डिस्क होगा ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन, ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन।
अगर आप इससे वेलोसिटी मालूम करें तो काइनेटिक एनर्जी को आप mgh से रिप्लेस करें। क्यों? ये पोटेंशियल एनर्जी mgh लॉस होगा और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, mv², दिस इज कैंसल, v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ gh। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका वेलोसिटी मालूम करें तो mgh 7/10, mv² कैंसल, आपके पास v जो है 10/7gh अंडर दी रूट। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन ऑफ डिस्क, रोलिंग मोशन ऑफ रिंग, रोलिंग मोशन ऑफ स्फीयर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हमने डिस्कस किया है। इसी तरह रिंग का भी, इसी तरह स्फीयर का भी। अगर आप इसके वेलोसिटी की इक्वेशन में देखें, अगर आप इसके वेलोसिटी की इक्वेशन में देखें और अगर आप इसके वेलोसिटी के इक्वेशन में देखें, ठीक है, तो कहीं पर आपको मास नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द रोलिंग बॉडी। देखिए ना, इसमें कहीं पर मास आपको नजर आ रहा है, ना इसमें कहीं पर आपको मास नजर आ रहा है। और अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, ये आपके बुक में है, ये आपके पास डिस्क का वेलोसिटी है, ये आपके पास रिंग का वेलोसिटी है। तो v डिस्क इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4/3 अंडर रूट gh। अगर मैं इसे 4/3 रूट बाहर निकालूं, एंड वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4/3 इनटू वेलोसिटी ऑफ अ रिंग। ठीक है, और रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क टू द वेलोसिटी ऑफ अ रिंग, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4/3, या इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 4 रेशियो अंडर रूट 3। ये आपके पास डिस्क और रिंग के वेलोसिटीज के रेशियो आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें इस किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर एक डिस्क है और एक रिंग है, रोलिंग मोशन कर रहा है, एक डिस्क है और एक रिंग है, रोलिंग मोशन कर रहा है, जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा, या जमीन पे वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? तो याद रखिए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो मैं एमसीक्यूज के लिए आपको यह बता दूंगा, एमसीक्यूज के लिए सिर्फ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क और रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम है? डिस्क का कम है, तो वो जल्दी भी पहुंचेगा जमीन तक और उसका वेलोसिटी भी ज्यादा। अगर एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों को सेम इंक्लाइन प्लेन में, सेम हाइट से, सेम टाइम में मैं छोड़ रहा हूं तो जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होता है हॉलो स्फीयर से। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और एक हॉलो सिलेंडर है, दोनों को सेम टाइम में, सेम हाइट से मैं सेम इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा सिलेंडर पहले पहुंचेगा? तो सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया कम है, वो जमीन तक पहले पहुंचेगा और जमीन पे उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो जमीन तक पहले भी पहुंचेगा और उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पे मैं एक डिस्क को ले रहा हूं और एक बॉक्स को ले रहा हूं, बॉक्स, एक बॉक्स है और एक डिस्क है, सेम इंक्लाइन प्लेन पे, सेम हाइट से, सेम टाइम में मैं दोनों को छोड़ रहा हूं। डिस्क स्टार्ट रोलिंग मोशन एंड द बॉक्स इज स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, which will reach the ground first। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आता है कि डिस्क विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, जो कि गलत है। बॉक्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। क्यों? क्योंकि डिस्क पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी गेन। तो डिस्क रोलिंग मोशन करेगा और रोलिंग के दौरान पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट दो काइनेटिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, रोटेशनल में और ट्रांसलेशनल में। और बॉक्स जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो डिस्क के ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी से बॉक्स का ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए वो जमीन तक पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। अच्छा, अब यहां पर मैं ले रहा हूं
ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 divided by r square. Gravitational force is always attractive. ठीक है, दिस इज द फोर्स बिटवीन मासेस. ठीक है, और याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. ये मीडियम से भी आपके पास इंडिपेंडेंट है. कैपिटल जी आपके पास जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा वो मून पे भी होगा और किसी और प्लेनेट पे भी होगा. ठीक है, सो दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और याद रखिए ये भी आपके पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है. तो कैपिटल जी का वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट होगा, और सरफेस ऑफ अर्थ हो, और मून पे हो, और जुपिटर और मार्स पे. ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगा. स्मॉल जी W डिवाइड बाय m, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं GME डिवाइड बाय r स्क्वायर. इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन ये आपको फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है. ठीक है, और स्मॉल जी आपके पास जो है स्मॉल जी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी. ये मास ऑफ अ बॉडी से इंडिपेंडेंट है जी. अगर मास डबल हो जाए, देखिए मैं इस मार्कर को ऊपर से फेंक रहा हूं, इसमें भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. मैं किसी हेवी मास को भी फेंक रहा हूं, उसमें भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आप मास को डबल करें तो वेट भी डबल होगा. द रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, तो स्मॉल जी ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करता है. ठीक है, सो स्मॉल जी आपके पास जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. और देखिए डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ अर्थ वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. तो मास ऑफ अर्थ को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आप इस तरह लिख सकते हैं. तो आपके पास G बन जाएगा 4/3 डेंसिटी पाई r क्यूब. ठीक है, डिवाइड बाय r स्क्वायर. मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं. अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो फिर r आपके पास RE बन जाएगा. ठीक है, और फिर मैं इसको लिख सकता हूं G इज इक्वल टू 4/3 डेंसिटी पाई r क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वायर r. दिस इज द इक्वेशन ऑफ G इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. ठीक है, ये आपके पास स्मॉल g का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. ये r क्यूब अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो ये भी r स्क्वायर बन जाएगा, कैपिटल R. तो स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल, आपके पास r बन जाएगा. तो G इज इक्वल टू 4/3 डेंसिटी पाई r. ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास आ जाए. याद रखें, अगर ये आपके पास अर्थ, दिस इज अर्थ. ठीक है, और ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ. जमीन पे सरफेस पे G का वैल्यू आपके पास जो होगा GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर, जो कि आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. एंड दिस इज द एवरेज कांस्टेंट वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, सरफेस ऑफ, और एवरेज में क्यों बात करोगे कि सरफेस ऑफ अर्थ पे भी G के वैल्यू वेरी होता है. पेशावर में ज्यादा है, मरी में G के वैल्यू कम है, तो उसका एवरेज निकाला ये 9.8. अगर एक बॉडी ऊपर जा रहे, हाइट h पे जा रहे हैं, तो फिर GH आपके पास होगा G-2GH डिवाइड बाय RE. ठीक है, तो हाइट पे आपके पास G का वैल्यू जो होगा वो G से कम होगा. ठीक है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो G का वैल्यू कम होगा. अगर आप डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप डेप्थ पे जा रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे D, आप डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है, आप गहराई में जा रहे हैं,
तो फिर जी डी आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू जी माइनस जी डी डिवाइड बाय आर ई। ठीक है, और याद रखिए डेप्थ पे भी जी का वैल्यू वो जी से कम होगा, और सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर आप देखिए डी को आप आर ई रिप्लेस करें तो आर ई कैंसल, तो आपके पास जी डी जो होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू जो होगा इट विल बी इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू आपके पास जो है वो 0 होगा। वहां पर हमने अर्थ को स्फेरिकल लिया है, वरना अर्थ आपके पास जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप का नहीं होता। ठीक है, वो आपके पास इस किस्म के ओवल शेप का होता है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ये आपके पास जो है इसको हम पोल कहते हैं। इसको मैं आर ई लिख लेता हूं, इक्वेटर का रेडियस। इसको मैं आर पी लिख लेता हूं, पोल का रेडियस। इक्वेटर पे जी का वैल्यू को मैं जी ई लिख लेता हूं, पोल पे जी के वैल्यू को मैं जी पी लिख लेता हूं। ठीक है, तो याद रखिए आपके पास इक्वेटर का जो रेडियस है वो पोल के मुकाबले में 21 किलोमीटर ज्यादा होगा ऑन द एवरेज। द रेडियस ऑफ इक्वेटर ऑन द एवरेज 21 किलोमीटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ पोल। तो देखिए जीपी द वैल्यू ऑफ जी एट पोल, जीई द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। ये बात याद रखिए कि इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू है वो पोल के मुकाबले में क्या है, कम है। तो देखिए अगर आप मुख्तलिफ बुक्स में देखें तो इस किस्म के एमसीक्यूज भी है कि अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, यू विल ऑब्जर्व डैश इंक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, सेम वेट या नन ऑफ दिस। तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज, आप अपने वेट में डिक्रीज ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी का वैल्यू इंक्रीज, यू विल ऑब्जर्व इंक्रीज इन वेट, आप वेट में इंक्रीज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एक और चीज, Gp means the value of G at pole. This is independent of spin motion of Earth. ये spin motion of Earth से independent है। अगर Earth spin motion तेज करे, Earth spin motion slow करे, Earth spin motion stop करे, पोल पे G की वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन GE इक्वेटर पे जो G का वैल्यू है it depends upon स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। ये स्पिन मोशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, और आसानी के लिए मैं लिख लूंगा GE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। GE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एंगुलर स्पिन वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अगर अर्थ स्पिन मोशन बढ़ाते हैं, ओमेगा बढ़ेगा, तो इक्वेटर पे G का वैल्यू कम होगा। अगर एंगुलर स्पीड कम कर रहे हैं अर्थ स्पिन मोशन के दौरान, ओमेगा कम, GE बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एंड इफ अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन, इफ अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन, अगर अर्थ स्पिन मोशन स्टॉप करे, ओमेगा 0, GE इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब GE आपके पास G के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू। इफ अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन, द वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर विल बी मैक्सिमम कांस्टेंट, G 9.8 के बराबर आ जाए। अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज करता है अर्थ, GE डिक्रीज। अगर एंगुलर स्पिन मोशन डिक्रीज, GE इंक्रीज। अगर अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन, तो इक्वेटर पर G का वैल्यू वो 9.8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास G के बारे में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब हमारे पास है रियल वेट। रियल वेट आपके पास होते हैं W इज इक्वल टू mg, ये रियल वेट होता है, और सरफेस ऑफ अर्थ पे रियल वेट हमेशा कांस्टेंट होता है। अपरेंट वेट, द फोर्स विच सपोर्ट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, द फोर्स विच सपोर्ट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, वो फोर्स जो बॉडी को गिरने से बचाए उसको हम अपरेंट वेट कहते हैं।
अगर आप देखें, ये आपके पास मास m, ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये इसका वेट, तो ये टेंशन आपके पास जो है इस बॉडी को गिरने से बचा रहा है। स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये इस बॉडी को गिरने से बचा रहा है। ठीक है, तो इस टेंशन को फिर हम क्या कहेंगे? अपरेंट वेट कहेंगे। याद रखिए, सरफेस ऑफ अर्थ पे रियल वेट हमेशा mg होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी का रियल वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक एलिवेटर है जिसको हम आम अल्फाज में लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, ये एलिवेटर, और एलिवेटर के सीलिंग के साथ मैंने मास m को अटैच किया। ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है आपके, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, और मैंने मास अटैच किया, दिस इज द वेट, और स्प्रिंग में टेंशन T आपके पास होगा जो इस बॉडी को गिरने से बचा रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, केस 1, इफ एलिवेटर मूविंग upward or downward with uniform velocity. With a uniform velocity means V आपके पास constant हो, motion upward हो या आपके पास downward हो, acceleration आपके पास क्या होगा? 0। तो being my students, एक बात आप लोग जहन में बैठा दें, एक बात आप लोग जहन में बैठा दें कि अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो या जीरो एक्सेलरेशन से हो, ठीक है, तो हम नॉर्मल फील करेंगे। अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, मतलब आप गाड़ी में जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आप नॉर्मल फील करते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, नॉर्मली ट्रेन में आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड हो तो आप जर्क फील करते हैं, नॉर्मल आप फील नहीं करते फिर। तो देखिए, अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको जो वेट शो करेगा वो रियल वेट होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन वी विल फील नॉर्मल, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको वही वेट शो करेगा जो कि बॉडी का रियल वेट होगा। अब रियल वेट ही आपको शो करेगा। ये आपके पास केस 1, केस 2, एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो, हम कभी भी नॉर्मल फील नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आपके पास हो यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन आपके पास नॉट इक्वल टू 0, फिर हम कभी भी नॉर्मल फील नहीं करेंगे। तो ये स्प्रिंग बैलेंस भी नॉर्मल फील नहीं करेगा, तो ये आपको नॉर्मल वेट शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने अपवर्ड मोशन लिया है, अपवर्ड मोशन मैंने लिया है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होते हैं उस फोर्स को हमने पॉजिटिव लेना होता है और दूसरे को हमने नेगेटिव। तो देखिए, आपके पास जो नेट फोर्स होगा वो T माइनस W के बराबर होगा, वो T माइनस W के बराबर होगा, और T आपके पास है वो F प्लस W के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इस F को लिख सकता हूं MA और W को मैं लिख सकता हूं mg। तो T आपके पास m इंटू A प्लस G, या मैं इसको G प्लस A लिख लूंगा, A प्लस G भी आप लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, A प्लस G या G प्लस A, एक ही बात। तो देखिए, आपके पास GA, मैं इस GA को, G प्लस A को मैं GA से रिप्लेस कर लेता हूँ। T is equal to m into GA, where GA is the apparent gravitational acceleration। GA आपके पास जो है, this is apparent gravitational acceleration, और GA आपके पास है, this is equal to G plus A। और अगर ये G plus A के बराबर है तो GA will be greater than G, और अगर GA G से ग्रेटर हो तो स्प्रिंग बैलेंस आपको जो वेट शो करेगा वो रियल वेट से ज्यादा शो करेगा।
स्प्रिंग बैलेंस आपको जो रियल वेट जो वेट शो करेगा वो रियल वेट से ज्यादा होगा। ठीक है, कितना ज्यादा होगा डिपेंड्स अपॉन द लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप इसको देख सकते हैं, T इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो T आपके पास W से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा डिपेंड्स अपॉन द लीनियर एक्सेलरेशन। अगर मैं लिख लो, मैं अगर एक एग्जांपल लिख लो, इफ a इज इक्वल टू g, अगर a आपके पास a आपके पास g के बराबर, तो g प्लस g 2g बन जाएगा। T आपके पास 2 टाइम्स ऑफ w 2mg आपके पास बन जाएगा। अगर एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो स्प्रिंग बैलेंस विल शो डबल वेट। अगर रियल वेट 20 न्यूटन है, स्प्रिंग बैलेंस 40 न्यूटन वेट शो करेगा। ठीक है, अगर मैं लिख लो इफ a इज इक्वल टू 2g, a को मैं 2g से रिप्लेस कर, तो g प्लस 2g या आपके पास 3g बन जाएगा। इफ a इज इक्वल टू 2g, तो t आपके पास जो इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट, 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट के बराबर होगा। तो मैं अगर इसको जनरलाइज करूं, देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये आपके पास 1, ये 2। अगर मैं लिख लो a इज इक्वल टू 7g, तो t आपके पास 8 टाइम्स ऑफ रियल वेट के बराबर होगा। तो अगर मैं लिख लो इफ a इज इक्वल टू ng, तो अपरेंट वेट आपके पास n प्लस 1 टाइम्स ऑफ रियल वेट होगा। अगर a आपके पास ng के बराबर हो, तो t विल बी इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स ऑफ रियल वेट। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन आपके पास है वो 10g हो, तो 10 प्लस 1 11, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको 11 टाइम्स वेट शो करेगा। एक पायलट है, वो अपवर्ड डाइव लगा रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो पायलट विल ऑब्जर्व ग्रेटर वेट, वो ग्रेटर वेट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास अपवर्ड में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब मैं केस 3 ले रहा हूं, मैं केस 3 ले रहा हूं, एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड, elevator moving downward with uniform acceleration means a आपके पास not equal to 0, acceleration आपके पास है it is not equal to 0। ठीक है, और ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन, तो वेट के अलोंग आपके पास वेट के अलॉन्ग मोशन है, तो F आपके पास है दिस इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, और टेंशन आपके पास है दिस इज इक्वल टू वेट माइनस फोर्स, mg माइनस ma। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू जी माइनस ए, और g माइनस ए को मैं ga से रिप्लेस कर लेता हूं। ठीक है, ga आपके पास जो है ये बेसिकली g माइनस ए के बराबर है। ठीक है, और ga को अगर आप देख लें, ga g से कम होगा, तो इसलिए आपके पास अपरेंट वेट जो होगा वो रियल वेट से कम होगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको जो वेट शो करेगा वो रियल वेट से कम होगा, वो रियल वेट से कम होगा। तो T इज लेस देन द रियल वेट, T आपके पास जो है वो रियल वेट से कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अपरेंट वेट वो रियल वेट से कम होगा। अगर मैं लिख लो इसके लिए एग्जांपल, T इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। अगर आपके पास A जो है, मैं अगर एग्जांपल्स लो, फर्स्ट इफ a इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 2, इसमें पुट करें तो t आपके पास w डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। इफ a इज इक्वल टू g, अगर a आपके पास g के बराबर है, तो अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0, अपरेंट वेट आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू 0। इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज फ्री फॉलिंग मोशन। ठीक है, फ्री फॉलिंग मोशन, कोई भी बॉडी अगर आप छोड़ ले वो जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, इसको हम फ्री फॉलिंग मोशन कहते हैं। और फ्री फॉलिंग मोशन में स्प्रिंग बैलेंस आपको
जीरो वेट शो करेगा, बॉडी का वेट जीरो वो शो करेगा, वेटलेस। अगर आप एलिवेटर में, एलिवेटर डाउनवर्ड आ रहे हैं और सडनली उसका रस्सी टूट जाए तो आप अपना वेट क्या फील करेंगे? जीरो। आप अपना वेट जीरो फील करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडीशन में रियल वेट क्या होगा, रियल वेट इज mg, या रियल वेट है, रियल वेट हमेशा mg ही होता है, लेकिन अपरेंट वेट जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं लूं इफ a इज इक्वल टू 2g, यहां पर पुट करें 2g, तो g माइनस 2g माइनस g, तो आपके पास अपरेंट वेट माइनस w के बराबर होगा। ठीक है, अपरेंट वेट आपके पास होगा वो माइनस w के बराबर होगा। सही है, तो मैं लिख सकता हूं डाउनवर्ड मोशन में इफ a इज ग्रेटर देन g देन t विल बी इक्वल टू नेगेटिव वेट। अगर एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन में, तो फिर आप अपना वेट नेगेटिव फील करेंगे। पायलट है, वो जहाज को डाउनवर्ड मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड, तो वो पायलट अपना नेगेटिव वेट फील करेगा। नेगेटिव वेट मींस इस तरह लगे कि ऊपर आसमान आपको खींच रहा है। ठीक है, हर चीज तो अर्थ की तरफ गिरते हैं ना, आप फील करेंगे कि आप ऊपर की तरफ आपको कोई खींच रहा है। टी आपके पास जो है वो नेगेटिव होगा। जनरली मैं लिख सकता हूं इफ a इज इक्वल टू ng, तो अपरेंट वेट आपके पास 1 माइनस n टाइम्स ऑफ w। ठीक है, 1 माइनस n टाइम्स ऑफ w। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो ये आपके पास अपरेंट वेट में, तो वेट विल बी डिक्रीज। अगर मैं लिख लूं a इज इक्वल टू 6g, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रियल वेट, इस तरह आप ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि अपरेंट वेट जीरो भी हो सकता है, अपरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा भी हो सकता है, अपरेंट वेट रियल वेट से कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रियल वेट हमेशा आपके पास mg होगा। रियल वेट विल बी ऑलवेज mg। अगर मैं एक MCQ बना लूं कि एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड where spring balance attached with ceiling of elevator measure 100 Newton weight as elevator moving downward where spring balance attached with ceiling of elevator measure 100 Newton weight is a 50 Newton, then acceleration of elevator will be equal to dash 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके पास जो है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास जो है, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक MCQ। तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाउनवर्ड मोशन, अगर MCQ में आपके जहन में नहीं आ रहा कि मुझे mg प्लस a लिखना होगा कि mg माइनस a लिखना होगा, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कभी जिंदगी में आपने रस्सी के साथ कोई मास अटैच करके ऊपर खींचा होगा, तो अगर आप किसी चीज को ऊपर खींच रहे काफी भारी लगता है, तो mg प्लस a, और ऊपर से आप रस्सी के साथ आपने कोई चीज बांधो और आप छोड़ रहे नीचे आ रहे हैं तो आपको हल्का लगता है, तो mg माइनस a। इस तरीके से आप याद करेंगे। तो आप देखिए अपरेंट वेट हाफ ऑफ वेट, तो ए भी आपके पास क्या होगा g डिवाइड बाई 2, और g डिवाइड बाई 2 याद रखिए g 9.8, g बाई 2 4.9, 2g 19.6 आपके पास होता है। तो आंसर आपके पास क्या होगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्प्रिंग बैलेंस रीड 18 Newton weight is a 160 Newton weight moving in upward direction. In a upward direction, spring balance read 80 Newton weight
is 160 Newton weight moving in a upward direction with 8 meter per second square acceleration, with 8 meter per second square acceleration, then gravitational field strength will be dash. Gravitational field strength आपके पास क्या होगा? A option 9.8 meter per second square, B option 8 meter per second square, C option 19.6 meter per second square, D option 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तो देखिए 80 न्यूटन को 160, तो 160 80 का डबल है। अपरेंट वेट इज 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, तो ए क्या होगा? जी। ए विल बी इक्वल टू जी। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपके पास आंसर जो है वो ये बनेगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पेपर्स में देखें तो एक क्वेश्चन आया है, अगर आप प्रीवियस पेपर्स में देखें क्वेश्चन है कि मंकी इज डीएक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड whose braking strength is 2 divided by 3 of weight, then acceleration of monkey will be dash. एक्सेलरेशन ऑफ मंकी आपके पास जो है वो क्या होगा? ठीक है, ये आपके पास g डिवाइड बाई 3, बी ऑप्शन आपके पास 2 डिवाइड बाई 3g, सी ऑप्शन आपके पास है 1 डिवाइड बाई 6g और डी ऑप्शन आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए डाउनवर्ड है और 2/3 ऑफ वेट। डाउनवर्ड में आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, t इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। तो देखिए आपको बताया गया है कि t आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट। ठीक है, तो t आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट, तो मैं लिख लूंगा mg माइनस ए 2 डिवाइड बाई 3 mg, मास और मास कैंसल। ठीक है, तो g माइनस ए इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ g। इसको अगर आप सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन आपके पास g डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। सिंपल, आप एक्सेलरेशन को वहां पर शिफ्ट करें, इसको आप यहां पर शिफ्ट करें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो है वो 1 डिवाइड बाई 3g आपके पास आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 3g आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक मॉडल MCQ है। अच्छा, अब यहां पर हम स्टार्ट करें सैटेलाइट। कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट अगर किसी हेवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेटरी मोशन करे तो हम उस लाइटर ऑब्जेक्ट को हेवियर ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट कहलाते हैं। लाइटर ऑब्जेक्ट अगर हेवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेटरी मोशन करे तो लाइटर ऑब्जेक्ट इज द सैटेलाइट ऑफ अ हेवी ऑब्जेक्ट। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज द सैटेलाइट ऑफ द न्यूक्लियस। याद रखिए सैटेलाइट दो किस्म के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मेन मेड सैटेलाइट्स होते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, जो है इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दो किस्म के आपके पास सैटेलाइट है। सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए से ऊपर उठाया जाता है डिजायर हाइट तक, और जब सैटेलाइट जो है वो रॉकेट सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट तक ले जाता है, ठीक है, तो वहां पर रॉकेट सैटेलाइट से अलग हो जाता है, और इस अलग होने के दौरान ये रॉकेट सैटेलाइट को एक धक्का सा देता है, एक प्रोजेक्शन। वीपी इज द प्रोजेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, रॉकेट के जरिए से सैटेलाइट को ऊपर ले जाया जाता है। जब रॉकेट सैटेलाइट से अलग होता है तो इस अलग होने के दौरान यह रॉकेट सैटेलाइट को एक धक्का देता है, और उस धक्के से उसको प्रोजेक्शन वेलोसिटी मिल जाता है, और उसी प्रोजेक्शन वेलोसिटी के बेस पे सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेटरी मोशन शुरू कर जाता है। ठीक है, ये आपका सैटेलाइट अगर आप हर पॉइंट पे देखें ग्रेविटेशनल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट वो अर्थ की ग्रेविटी में होता है, वो ग्रेविटी से बाहर नहीं होता। सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी में ही होता है, और अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। Fc is the centripetal force, Fg is the gravitational force। ठीक है, तो me mass of a satellite divided by r square। ये ro आपके पास जो है, इसको हम ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, इसको हम ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। और ऑर्बिटल रेडियस आपके पास जो है, दिस इज इक्वल टू re प्लस h। re प्लस h, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ सैटेलाइट एंड अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाता है। इसमें कोई इंजन नहीं लगा होता या कोई फ्यूल बर्न नहीं होता सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसको रिवॉल्व करवा रहा है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, critical velocity, the minimum velocity of satellite, with which it can be revolved around अर्थ, वो कम से कम वेलोसिटी सैटेलाइट का, ठीक है, अगर हम वो दे सैटेलाइट को और सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन स्टार्ट करें, वह कम से कम वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी हम इसी से ही मालूम करते हैं, ये वीसी के साथ आप वी के साथ वीसी लिख लें। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हम इससे मालूम करते हैं, ms इज द मास ऑफ अ सैटेलाइट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी आपके पास टू नहीं है, GME डिवाइड बाय RO आपके पास बन जाता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, और क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आप देखिए, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल रेडियस, या क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। और अगर आप इस क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वेशन में देखें, मास ऑफ अ सैटेलाइट नहीं है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी आपके पास जो है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ये मास ऑफ सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट ज्यादा है या ज्यादा ऑर्बिटल रेडियस पे आप ले रहे हैं, तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक ऑर्बिट का क्रिटिकल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है, तो वहां पर अगर मैं इस मार्कर को 7 मीटर पर सेकंड से फेंक लूं, या किसी हेवी मास को मैं 7 मीटर पर सेकंड से फेंक लूं, वो अर्थ के अराउंड रोटेशन स्टार्ट कर जाए। तो ये वो क्रिटिकल वेलोसिटी, आप हर एक ऑर्बिट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। और अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, तो फिर ये फॉल कर जाएगा वापस जमीन पे। प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, ये वापस जमीन पे गिर जाएगा। तो कम से कम वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आपको देना होगा। अच्छा, अगर आप लोग देखें एस्केप वेलोसिटी, दिस इज अंडर द रूट ऑफ 2GME डिवाइड बाय RO। ये एस्केप वेलोसिटी है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इस 2 का है। तो मैं लिख सकता हूं एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 क्रिटिकल वेलोसिटी, या एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, या द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट to the critical velocity of a satellite in an orbit is equal to under root 2 या under root 2 ratio 1। तो देखिए, अगर आपको critical velocity गिवन हो, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस सैटेलाइट का escape velocity क्या होगा in this orbit, तो under root 2 को आप escape critical velocity के साथ मल्टीप्लाई करें, उस ऑर्बिट का escape velocity आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर escape velocity in an orbit। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करें। इफ वीपी प्रोजेक्शन वेलोसिटी, रॉकेट जो धक्का देता है सैटेलाइट को, अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, तो सैटेलाइट विल फॉल बैक ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे वापस गिर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, आपके पास जो है, इफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी is equal to the critical velocity, satellite will revolve on circular path।
ठीक है, सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर जाएगा इफ Vp is greater than the critical velocity and this is less than the escape velocity. ठीक है, तो फिर सैटेलाइट आपके पास होगा will start revolution on elliptical path, oval shape path. इस किस्म के पाथ पे, ये ओवल शेप पाथ कहलाता है, ओवल शेप, और ये सर्कुलर. ठीक है, और अगर फॉर प्रोजेक्शन वेलोसिटी ग्रेटर हो एस्केप वेलोसिटी से, या एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो, तो सैटेलाइट विल लीव ऑर्बिट टेंजेंशियली. सैटेलाइट will leave orbit tangentially. सैटेलाइट ऑर्बिट को टेंजेंशियली छोड़ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इन अ सैटेलाइट. याद रखिए, द मोशन ऑफ सैटेलाइट इज फ्री फॉलिंग मोशन. सैटेलाइट का जो मोशन आपके पास है, दिस इज फ्री फॉलिंग मोशन, एंड एवरीथिंग inside satellite will be weightless. Everything inside satellite will be weightless. Satellite के inside हर चीज weightless होगा. ठीक है, और एक बात याद रखिए, अगर आप एलिवेटर में है और एलिवेटर फ्री फॉल मोशन कर रहे हैं, तो आप एलिवेटर के फ्लोर पे कोई एक्शन या वो आप पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, बिकॉज यू आर वेटलेस. ना आप उसके फ्लोर पे एक्शन फोर्स लगाएंगे, ना वो आप पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा. तो इसी तरह अगर सैटेलाइट फ्री फॉल मोशन कर रहे हैं, तो हर चीज उसमें वेटलेस होगा, उसमें साइंटिस्ट व्हील वेटलेस होंगे, तो साइंटिस्ट नॉर्मली काम नहीं कर सकता. तो फिर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस किया जाता है. आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस किया जाता है इनसाइड अ सैटेलाइट. ठीक, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी, सैटेलाइट जो होता है रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑन एक्सेस, अपने एक्सेस के अराउंड इसको रिवॉल्व किया जाता है. ठीक है, दैट इज अ स्पिन मोशन. अर्थ सैटेलाइट को स्पिन मोशन दिया जाता है अराउंड इट्स ओन एक्सेस टू प्रोड्यूसेस द आर्टिफिशियल ग्रेविटी. ये अगर कैप्सूल शेप सैटेलाइट है, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सैटेलाइट. लेट्स सपोज ये कैप्सूल शेप सैटेलाइट और आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इसका रेडियस RS, सैटेलाइट का रेडियस. जब इसको स्पिन मोशन दिया जाता है, तो इसमें कोई भी बॉडी अगर यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स, वॉल ऑफ अ सैटेलाइट सेंट्रीपिटल फोर्स लगा देता है. ठीक है, और इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम G के बराबर प्रोड्यूस करना चाहते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम G के बराबर प्रोड्यूस करना चाहते हैं फॉर द आर्टिफिशियल ग्रेविटी. जब सैटेलाइट को स्पिन मोशन दिया जाता है अराउंड इट्स ओन एक्सेस, तो एक्शन और रिएक्शन, वॉल और हर चीज जो सैटेलाइट के इनसाइड उसके दरमियान एक्शन और रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, और हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन G के बराबर प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो फिर लीनियर स्पिन वेलोसिटी क्या होगा, तो AC इज इक्वल टू VS² डिवाइड बाय RS. VS आपके पास अंडर द रूट ऑफ ACRS, और हम एक्सेलरेशन G के बराबर प्रोड्यूस करना चाहते, तो मैं AC को G से रिप्लेस कर लूंगा. दिस इज द लीनियर स्पिन वेलोसिटी फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी. ये लीनियर स्पिन वेलोसिटी है फॉर द आर्टिफिशियल ग्रेविटी. इफ द रेडियस ऑफ अ सैटेलाइट इज 10 मीटर, अगर सैटेलाइट का रेडियस 10 मीटर है, तो उसको मैं कितने लीनियर स्पिन वेलोसिटी से रोटेट कर लूं, सो दैट G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 अंडर रूट इज इक्वल टू 10. तो 10 मीटर पर सेकंड से अगर आप स्पिन मोशन दें, ठीक है, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगा. एंगुलर स्पिन वेलोसिटी, एंगुलर स्पिन velocity for artificial gravity, omega s is equal to Vs divided by Rs. ठीक है, अगर इसमें आप वैल्यूज पुट कर ले, तो ये आपके पास अंडर द रूट ऑफ GRS. ठीक है, लीनियर फ्रीक्वेंसी
लीनियर फ्रीक्वेंसी फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एफ इज जिस तरह आपके पास सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला 1/2π√g/L, L के बजाय RS होगा। ठीक है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, तो T इज इक्वल टू 2π√RS/G। जो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला 2π√L/G, L के बजाय RS, रेडियस ऑफ सैटेलाइट। तो ये तमाम आपके पास इक्वेशंस है फॉर द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और अगर आप देखिए VS, ओमेगा S, फ्रीक्वेंसी और टाइम, ठीक है, ये तमाम आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे नहीं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए लीनियर स्पिन वेलोसिटी, एंगुलर स्पिन वेलोसिटी, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ अ सैटेलाइट ओनली, नथिंग एल्स। तो ये आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी के इक्वेशंस है। अच्छा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिसका ऑर्बिटल टाइम वो 24 आवर्स हो, जिसका ऑर्बिटल टाइम आपके पास जो है वो 24 आवर्स हो, ठीक है, एंड दिस इज सिंक्रोनाइज्ड विथ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। याद रखें, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल टाइम है वो 24 आवर है और अर्थ का स्पिन मोशन 24 आवर में होते हैं। तो इसलिए अर्थ से ये रेस्ट में, जियो अर्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्टेशनरी रेस्ट के लिए। सो ये सैटेलाइट अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से देखेंगे तो ये आपको रेस्ट में नजर आएंगे। क्यों? अर्थ का जो स्पिन मोशन है वो 24 आवर लेता है और इसका ऑर्बिटल टाइम वो 24 आवर लेता है, तो इसलिए आपको स्टेशनरी नजर आएगा। तो ऑर्बिटल टाइम इसका जो है वो 24 आवर्स है, ठीक है। दिस इज एट रेस्ट विद अ रेफरेंस टू सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से ये आपको रेस्ट में नजर आता है। ऑर्बिटल रेडियस, इसका ऑर्बिटल रेडियस जो है RO 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ किलोमीटर है। और याद रखिए RO आपके पास RE प्लस H के बराबर होता है, तो H आपके पास RO माइनस RE होगा। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो आप इससे 6400 किलोमीटर को माइनस करें, सरफेस ऑफ अर्थ से आपके पास क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप करें प्लीज, RO, ये इससे आप रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट आ जाएगा फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो सेंटर ऑफ अर्थ से है, ये सरफेस ऑफ अर्थ से होगा। याद रखिए, हर एक ऑर्बिट में सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होता, सिर्फ एक ऑर्बिट है और उसका ऑर्बिटल रेडियस ये है। इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होगा वो जियोस्टेशनरी होगा और उसका ऑर्बिटल टाइम ये होगा। अगर ऑर्बिटल रेडियस ये नहीं है तो कभी भी आपके पास ऑर्बिटल टाइम 24 आवर नहीं होगा और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो आपके पास नहीं होगा। और ये फार्मूला आपके पास कहां से आए? GME ऑर्बिटल टाइम स्क्वायर डिवाइड बाय 4π स्क्वायर इंटू 1/3। ये ऑर्बिटल रेडियस का फार्मूला है। आप 20 आवर्स ऑर्बिटल टाइम हासिल करना चाहते तो यहाँ पर 20 आवर्स पुट करें, आप 24 आवर यहाँ पर 24 आवर पुट करें, ठीक है। आपके पास ऑर्बिटल रेडियस हर एक सैटेलाइट का आएगा और ऑर्बिटल रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल टाइम की पावर 2/3 और ऑर्बिटल टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल रेडियस की पावर 3/2। ऑर्बिटल रेडियस ऑर्बिटल टाइम की पावर 2/3 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑर्बिटल टाइम वो ऑर्बिटल रेडियस की पावर 3/2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये याद रखें, माइक्रोवेव्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव को इस्तेमाल किया जाता है। वन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, GSS, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कैन कवर 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। और मिनिमम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स which can cover a whole earth surface
R3। याद रखिए कम से कम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काफी है इस होल अर्थ सरफेस को कवर करने के लिए। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो 120, 120, 120, 360 डिग्री सरफेस ऑफ अर्थ को कवर करने के लिए ऑर्बिट में कम से कम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो आपने लगाने होंगे। और याद रखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के लिए काफी बेहतरीन सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। हर एक ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप नहीं रख सकते, ठीक है, बल्कि सिर्फ एक ऑर्बिट होता है जिसका ऑर्बिटल रेडियस 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोमीटर होता है। उसमें जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। अच्छा, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहां पर मैं कुछ डिस्कशन करवा रहा हूं। ठीक है, आपके पास क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं सेकंड हैंड। घड़ी में 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड। सेकंड हैंड 1 रिवोल्यूशन जो है वो 60 सेकंड्स में करता है। सेकंड हैंड एक रिवोल्यूशन 60 सेकंड्स में करते हैं, which is equal to 2 pi रेडियन और which is equal to 360 डिग्री। तो देखिए 1 सेकंड के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास बन जाएगा। देखिए 2 पाई को भी आप 60 पे डिवाइड करें, इसको भी आप 60 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास यहां पर 1 सेकंड रह जाएगा। तो ये आपके पास π/30 रेडियन या ये आपके पास 6 डिग्री बन जाएगा। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर 1 सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड इसी से हम निकालते हैं π/30 रेडियन और टाइम कितना है 1 सेकंड पर सेकंड या 6 डिग्री पर सेकंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड। और चूंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं सेकंड हैंड का, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ 0। मिनट हैंड, आप मिनट हैंड को देखें, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन 60 मिनट्स में होता है, 2 पाई रेडियन और दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में आपके पास जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड, ये आपके पास π/30 रेडियन या 6 डिग्री होगा। 2 पाई को भी आप 60 पे डिवाइड करें, 360 को भी आप 60 पे डिवाइड करें, तो 1 मिनट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो होता है वो π/30 रेडियन या 6 डिग्री होता है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी आप मिनट हैंड का ले लें तो π/30 रेडियन और टाइम कितना है मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, और एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास होगा इट इज 0। और देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मिनट हैंड आफ्टर 10 मिनट, तो 1 मिनट में 6 डिग्री या π/30 रेडियन, तो 10 मिनट्स में 10 यहां पर भी मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 60 डिग्री या π/3 रेडियन। 10 मिनट्स के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिनट हैंड का। 5 मिनट बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिनट हैंड का क्या होगा, तो 5 यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, 5 यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, तो 30 डिग्री, ठीक है, या π/6 रेडियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड इज π/30 रेडियन, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिनट हैंड का π/30 रेडियन हो, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मिनट हैंड का π/30 रेडियन का मतलब ये होता है 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, वो पूरा रेवोल्यूशन करेगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा, आपके पास है आवर हैंड, 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, ये मैं टाइम पहले लिख लेता हूं। आवर हैंड 12 आवर्स में 1 रिवोल्यूशन करता है, which is equal to 2 pi radian और this is equal to 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 पाई को भी 12 पे डिवाइड करें, 360 को भी 12 पे डिवाइड करें, तो 1 आवर के लिए ये आपके पास π/6 रेडियन और ये आपके पास 360 को 12 पे डिवाइड करें तो 30 डिग्री आपके पास बन जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड π/6 रेडियन पर आवर, या ये आपके पास 30 डिग्री पर आवर। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड।
एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास क्या बन जाएगा, 0। और अगर मैं आपसे पूछूं द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड, ये आपके पास 1:60। ये दोनों आपको गिवन है, आप खुद इसको कैलकुलेट करें, इसका रेशियो मालूम करें, इसके रेशियो मालूम करें, ठीक है, और इनका रेशियो मालूम करें, अपने पास नोट करें, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 1:60, ठीक है। तो ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं कह दूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सेकंड हैंड आफ्टर 20 सेकंड्स, तो 20 पाई बाय 30 के साथ में मल्टीप्लाई करें और 26 डिग्री के साथ में मल्टीप्लाई करें, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, अर्थ का स्पिन मोशन, अर्थ स्पिन मोशन कितने टाइम में करता है, 1 रिवोल्यूशन अर्थ 24 आवर्स में करता है, which is equal to 360 डिग्री और which is equal to 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर 1 आवर के लिए ये आपके पास 360 बाई 24, ठीक है, 2 पाई डिवाइड बाई 24, तो पाई बाई 12 रेडियन, ये 360 बाई 24, ये आपके पास 15 डिग्री बन जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस पाई बाई 12 रेडियन पर आवर, या ये आपके पास 15 डिग्री पर आवर। और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस वो आपके पास 0 होगा। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, आफ्टर 2 आवर व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो 1 आवर में अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 आवर में 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई करें, यहां पर भी मल्टीप्लाई करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस आ जाएगा। मुझे एक पॉइंट याद आया, ये बैंकिंग ऑफ रोड मुझसे भूल गया, मैंने ये नहीं किया। बैंकिंग ऑफ रोड टर्न में अगर आप देखें तो रोड को इंक्लिनेशन दिया जाता है आउटर एज की तरफ, ठीक है। अगर लेट्स सपोज एक बस या कार है और वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, दिस इज द नॉर्मल, ये आपके पास वेट, ठीक है, ये आपके पास वेट। तो अगर आप देखें नॉर्मल को अगर आप रिजॉल्व करें इनटू 2 कंपोनेंट्स, दिस इज NY, ये आपके पास NX। तो याद रखिए जहां पर रोड में टर्न होते हैं वहां पर आउटर एज की तरफ रोड को इंक्लिनेशन दिया जाता है विद स्मॉल थीटा। तो जो इंक्लिनेशन होते हैं इसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। याद रखिए आपके पास NX जो है ये वेट को बैलेंस करेगा, weight of a body will be balanced, या weight of the car या बस will be balanced by X component of normal force, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास जो होते हैं वो NY, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय RG, या इसको मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V स्क्वायर डिवाइड बाय RG। इसको बेसिकली हम बैंकिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। और यहीं से अगर मैं सेफ स्पीड का फार्मूला निकालूं तो अंडर द रूट ऑफ RG टेंजेंट थीटा, इसको बेसिकली हम सेफ स्पीड कहते हैं, ठीक है। और सेफ स्पीड टर्न के रेडियस पे डिपेंड करता है और इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेंजेंट थीटा एंगल आपके पास वो सेफ स्पीड, रेडियस ऑफ अ टर्न और G पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो V स्क्वायर डिवाइड बाय RG टेंजेंट थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V स्क्वायर बाय RG, या V इज इक्वल टू RG टेंजेंट थीटा, ये सेफ स्पीड है। तो इसमें ये आपके पास फार्मूला और ये चीजें जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 को हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।